दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों के बीच आपस में होने वाले युद्ध रोकने के लिए और जापान और अमेरिका जैसे बड़े इकोनॉमी के कंपटीशन में रहने के लिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और हॉलैंड इन 6 देशों ने की। इन 6 देशों में सबसे पहले स्टील और कोयला के लिए कॉमन मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉमन मार्केट मतलब इन 6 देशों के बिजनेसमैन कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी न भर के इन 6 देशों में उनका प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। कुछ साल बाद इस एग्रीमेंट में बाकी के भी बिजनेस ऐड किए गए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेनमार्क, आयरलैंड और यूके ये देश 1 जनवरी 1973 को यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए और अभी यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। आप ये 27 देश का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली नहीं रहा, ये एक्चुअली उसके पहले का है। यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के बाकी के सब देश यूरोपियन यूनियन में है। साल 2000 के बाद 12 देशों ने उनके करेंसी को छोड़ के यूरो चलन एक्सेप्ट किया। जो कंट्री यूरो में उनका बिजनेस करती है वो कंट्री यूरो एरिया में आती है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 19 देश यूरो एरिया में आते हैं। हम कैसे रुपये यूज करते हैं ना, वैसे ही ये यूरो यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से कंट्री यूरो यूज करती है वो, और जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है और फिर भी यूरो यूज करती है उनका इधर नाम लिखा हुआ है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के लिए हर एक देश को एंट्री फी देनी होती है। हर साल मेंबरशिप बरकरार रखने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। वैसे ही अभी आर्टिकल 50 के हिसाब से ब्रिटेन को एग्जिट फी भी भरनी होगी। यूरोपियन यूनियन का एक साल का बजट 145 बिलियन यूरो है और ब्रिटेन हर साल ईयू को 7 बिलियन यूरो देता था। अभी ब्रिटेन एग्जिट हुआ ना, तो अभी ब्रिटेन के उतने पैसे बचेंगे। यूरोपियन यूनियन हर साल सदस्य देशों से मनी कलेक्ट करती है और जरूरतमंद देशों को कर्ज देती है। यूरोपियन यूनियन का अलग सांसद है। यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग है और तो और उनका एक नेशनल एंथम भी है, राष्ट्रगीत भी है। यूरोपियन यूनियन की खुद की कानून व्यवस्था भी है। यूरोपियन यूनियन की खुद की कानून व्यवस्था भी है, उनकी खुद की आर्मी भी है। जो 27 देश ईयू के मेंबर है उस देश के नागरिक किसी भी 27 देशों में घर ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट ईयू एक अलग देश की तरह है जिसका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, आर्मी है, ये सब है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन से भी देश में जो राजनेता होते हैं वो उसे उसकी जनता चुन के देती है और ईयू में आम जनता उसे चुन के नहीं देती है। अभी आप बोलोगे कि फिर कौन चुनता है? हाँ, इसका आंसर आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1979 से ईयू के सभी पॉलिसी मेकर डायरेक्टली चुने जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन यही खत्म नहीं होती। ईयू में 27 देश तो है, पर 2 देश या 3 देश मिलके एक गुट या फिर यूनियन बनना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगभग 7 से 8 डिफरेंट पार्टीज है और डिफरेंट पार्टीज में कितने कितने एमईपी मेंबर्स हैं, हम उसका इधर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। वैसे भी कौन से देश में कितने मेंबर्स होने चाहिए उसका भी कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से देश के कितने कितने मेंबर है। जर्मनी के कितने थे, फ्रांस के कितने थे और यूनाइटेड किंगडम के कितने। हाँ, अभी शायद ये जो यूके के 73 मेंबर्स है ना, वो शायद अभी यूरोपियन यूनियन में नहीं रह सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2007 में कितने थे, 2009 में कितने थे और 2014 में कितने थे। ठीक है, अभी हम लोग ना कि वोटिंग सिस्टम के बारे में जान के लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बेल्जियम में अलग अलग 3 प्रांत है। एक प्रांत है वो है डच बोलने वाले लोगों का प्रांत, एक प्रांत फ्रेंच बोलने वाले लोगों का और एक प्रांत जर्मन बोलने वाले लोगों का। मतलब ये सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखो। अभी हम लोग ये डेब्ट टू जीडीपी क्या है वो देखते हैं। डेब्ट टू जीडीपी मतलब कौन से कंट्री पे कितना कर्ज है वो, और ये कर्ज जीडीपी से कंपेयर किया गया है। जिस देश के सर पे ज्यादा कर्ज है वो देश ऊपर दिखाया गया है।
आप लोग देख सकते हो कि जापान ये देश पे उनकी जीडीपी के 2 to 9.20% का कर्जा है वो। ठीक है, अभी हम लोग ना आरबीआई ने जारी किया हुआ एक चार्ट देखते हैं। ये जो लाल रंग की हम लोग लाइन देखते हैं इधर और इधर, जो लाल रंग की लाइन है ना, वो दर्शाता है कि भारत के सर पे कितना कर्ज है वो। यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं ना हम लोग, वो जीडीपी से कितना कर्ज है ना वो कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे भारत सरकार को जो रेवेन्यू मिलती है ना उससे कंपेयर किया गया है। कौन से भी देश का जीडीपी कितना भी होने दो, उस देश को वो जीडीपी का पैसा नहीं मिलता। जीडीपी एक रेवेन्यू नहीं होता है। जो ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक डेट टू द रेवेन्यू, ये जो चार्ट है ना, वो सही इंडिकेशन दिखाता है कि भारत के सर पे कितना कर्ज है। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो फिर भारत के सर पे उनके रेवेन्यू के अप्रोक्सीमेटली 350% का कर्जा है। मतलब इनकम से कई गुना ज्यादा कर्जा भारत सरकार का है। इसका मतलब हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के रेवेन्यू से 3 से 4 गुना ज्यादा कर्जा है। और क्या ये हम कर्जा चुका सकते हैं? मतलब कैसे ना, अगर हम लोग सिर्फ कर्जा चुकाने की बात की ना हम लोग ने, तभी भी सिर्फ कर्जा चुकाते गए तो फिर एक्सपेंस कैसे करेंगे? मतलब बाकी का खर्चा कैसे करेंगे? तो फिर बाकी का खर्चा करेंगे या फिर कर्जा कर्जा चुकाते जाएंगे? और ये सब सिर्फ ये भारत का सवाल नहीं है, दुनिया के सभी देशों का सवाल है। अभी सभी देशों का ये सब हम लोग डेब्ट टू जीडीपी दिखाया गया है। एक्चुअली जीडीपी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो कंट्री के कितने रेवेन्यू होता है ना उसके साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश को जीडीपी का पैसा नहीं मिलता, रेवेन्यू से मिला हुआ पैसा मिलता है। यहाँ एक्सेल शीट पे मैंने कुछ प्रमुख देशों का कर्ज दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है जो विकसित देश है और यहाँ पे है वो विकसनशील देश। आप देख सकते हो कि जापान पे उनकी जीडीपी के 2 to 9.2% का कर्ज है। ग्रीस पे 176.9 का कर्ज है। यूरो क्षेत्र, यूरो क्षेत्र मतलब जो 19 देश का समूह है ना, वो यूरो क्षेत्र। यूके मतलब जो 4 देशों का समूह है। यूके में कौन से देश आते हैं? तो यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देश आते हैं। और यूरोपियन यूनियन मतलब के उनमें 27 देश आते हैं। और यूरोपियन यूनियन के 19 देश यूरो क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पर अभी मजे की बात देखिए, अगर आप टेबल ठीक से देखते हैं तो आप एक चीज नजर आ सकती है कि जो देश यूरो एरिया में है, यूरो एरिया में उनके उनके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है। यूरो एरिया में कौन से है? वैसे देखा जाए तो फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे तो जो दिख रहा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग ना जर्मनी की बात करते हैं। तो फिर जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस और इटली जैसे देशों पे 3 प्रकार का कर्जा है। एक तो उनके देश ने लिया हुआ कर्जा, दूसरा यूरो क्षेत्र का लिया हुआ कर्जा, और तीसरा है वो यूरोपियन यूनियन का कर्जा। गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक ही देश की जीडीपी के ऊपर 3 कर्ज लिए गए हैं, और कर्ज भी कितना? तो अगर तीनों बैंक का कर्ज हम मिलाते हैं तो वो तो उस देश के रेवेन्यू से कई ज्यादा वो कर्ज होता है। इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बताया जाए तो आपने एक ही घर को गिरवी रख के 3 बैंकों से कर्जा लिया है, और कर्जा भी कितना? तो आपके फैमिली इनकम से भी ज्यादा। ब्रिटेन तो बच गया। आई होप कोई भी देश ऐसा कदम ना उठाए। हाँ, मतलब ईयू में या फिर यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरो क्षेत्र में ज्वाइन होने का कदम ना उठाए। आई जस्ट होप। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर ना आके बात ही करते हैं। आम आदमी इस कर्जा कभी भी ऐसा कर्जा कभी भी नहीं चुका सकता। और अगर कोई देश ऐसा कर्जा नहीं चुका भर सकता है तो उस पे ग्रीस देश की तरह बैंक करप्शन की नौबत आ सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कुछ बैंक करप्शन हुआ था, तब क्या क्या हालत हुई थी ग्रीस में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जून 2016 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ, तो अभी बचे 27 देशों को यूरोपियन यूनियन और यूरो एरिया का कर्जा चुकाना पड़ेगा। कुछ दशकों से भारत, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिंचनस्टाइन देश के सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ ईएफटीए एग्रीमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 साल से बीटीआई एग्रीमेंट का भी डिस्कशन कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार ब्रिटेन इस संगठन में शामिल हुआ था
तो वो सिर्फ फ्री ट्रेड के तहत ही शामिल हुआ था और धीरे धीरे वो संगठन यूरोपियन यूनियन बन गया। आप ये वीडियो ही देख लीजिएगा तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। From 1973 onwards, the slow but consistent transfer of power from Westminster to Brussels through successive treaties our own politicians signed became known as the acquis communautaire. It was nicknamed the ratchet, for once powers had been given to Brussels by the member state, they could never be returned. Initially, I thought, like everybody else, that we had joined a common market, and what could be nicer and more friendly and sensible and economically wise to do. But since then, in 1975, when we had the vote to remain in that, so we were told, it's become one or two things further than just a common market. It then became, a few years later, a European Economic Community, then a European Community. It's now the European Union, with all sorts of controls and restrictions, regulations, and we're fast approaching via this new constitution something that the French have already named potentially a United States of Europe. अलग अलग पॉलिसी के तहत यूरोपियन यूनियन उनके सदस्य देशों का बिजनेसमैन का फायदा देखती है। मतलब वो इस तरह कानून बनाती है कि जिस वस्तु की भी निर्मित ईयू के सदस्य देशों में होती है वो वस्तु ईयू का सदस्य देश बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर इंपोर्ट करना भी चाहता है तो उसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होगी। अभी ब्रिटेन को भी यूरोपियन यूनियन के साथ नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ब्रिटेन फ्री ट्रेड की वजह से ईयू के बाकी सदस्य देशों के साथ व्यापार कर रहा था। भारत की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो माल भारत से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था उसे कम डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ईयू के साथ तो पहले से ही भारत का एग्रीमेंट है, अभी सिर्फ भारत को ब्रिटेन के साथ नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ब्रिटेन में अप्रोक्सीमेटली 800 भारतीय बिजनेसमैन के ऑफिसेस है, जिस ऑफिस से वो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बाकी के सदस्य देशों का व्यापार करते थे। अभी भारतीय व्यापारी को उनको ऑफिस यूरोपियन यूनियन के किसी एक सदस्य देशों में चालू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्होंने जर्मनी में उनका ऑफिस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हुआ तो भी जर्मनी यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं आएगा। लंदन जो एक इंटरनेशनल ऑफिस का हब है, वहाँ के कुछ ऑफिसेस जर्मनी के बर्लिन सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ईयू के साथ बिजनेस करना है तो आपको ईयू के सदस्य देशों में आपका ऑफिस चालू ही करना पड़ेगा। शायद ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रयोग उनके ऊपर ही किया जा सकता है। यह है ब्रिटेन, यह है स्कॉटलैंड, यह है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो हम देख रहे हैं वो आयरलैंड है, और ये है वेल्स। ये जो 4 देश है, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देशों का समावेश, ये 4 देश बन के एक यूके बनता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रांत में कैसे मतदान हुआ। वो ये जो ब्लू में आप लोग देखते हैं वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने के लिए मतदान किया था, और ये जो आप येलो में देख रहे हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए मतदान किया था। ठीक है, अभी हम लोग ना स्कॉटलैंड के बारे में देखते हैं। स्कॉटलैंड की 62% लोगों ने यूरोपियन यूनियन में रहने के बारे में वोटिंग किया था। ब्रिटेन से स्कॉटलैंड को आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं, इसके लिए स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट फिर से एक बार जनमत लेने के बारे में सोच रहा है। इसके पहले सितंबर 2014 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर 2014 में जो जनमत लिया था तभी स्कॉटलैंड के 55.30 नागरिकों ने स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से आज़ादी न मिलने के पक्ष में मतदान किया था। अगर स्कॉटलैंड को ईयू में रहना है तो ब्रिटेन से आज़ादी लेके ईयू में शामिल हो सकता है। उसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड के 55.8% लोगों ने ईयू में बने रहने के बाजू में मतदान दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के 55.8% लोगों ने मतदान दिया था कि उनको ईयू में ही रहना है। ठीक है, अभी ईयू नॉर्दर्न आयरलैंड के सेक्रेटरी ने ऐसा कहा है कि प्रवक्ता ने ऐसा मानना है कि शायद नॉर्दर्न आयरलैंड
आयरलैंड में शामिल हो सकता है। आयरलैंड जो पहले से ही यूरोपियन यूनियन में शामिल है, तो फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को शायद से ईयू में शामिल होने का एंट्री फी नहीं भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड और ये है आयरलैंड। आयरलैंड जो है ना वो पहले से ईयू में शामिल है। अभी आयरलैंड ईयू से पहले से शामिल है, तो फिर अगर जब नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड से मिल जाएगा, तब नॉर्दर्न आयरलैंड ऑब्वियसली ईयू में शामिल हो जाएगा। ब्रेक्जिट के बाद दिल्ली के सीएम ने दिल्ली में भी जनमत लेने का प्रस्ताव रखा। शायद उन्हें हमेशा संविधान के खिलाफ काम करने में या संविधान के खिलाफ बात करने में मजा आता होगा। हमारे संविधान में ऐसा प्राविधान ही नहीं है, तो फिर वो कैसे ले सकते हैं। उसी तरह उन्होंने पहले अपने 21 विधायकों को लाभार्थी पद दिया और उसके बाद संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए वो संविधान राष्ट्रपति के पास भेजा। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति ने अमेंडमेंट करने से मना कर दिया और बाद में वो बोलते रहे कि दूसरे राज्यों में हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। पर वो या कोई भी मीडिया वाले ये बात नहीं बोलते कि दूसरे राज्यों में वैसा संविधान है, इसके लिए उस राज्य में लाभार्थी पद दे सकते हैं, और दिल्ली में वैसे संविधान ही नहीं है, इसके लिए दिल्ली में वैसे लाभार्थी पद नहीं दे सकते। एनीवेज, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद अभी ब्रिटेन पे ईयू के नियम लागू नहीं होंगे, तो ब्रिटेन में ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के सभी देशों में करेंसी वॉर चालू हो सकता है। करेंसी वॉर मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू कम करने की दौड़। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी का ये मानना है कि आरबीआई का ध्यान इन सभी चीज़ों पर है। अभी आप बोलोगे कि कौन से भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू कम क्यों करेगा। हम आज का एक्सचेंज रेट देखते हैं। आज का एक्सचेंज रेट है कि 1 ब्रिटिश पाउंड के पीछे हमें 90.25 इंडियन रुपीस देने पड़ते हैं। अभी हम लोग ना एक एक्सेल शीट की हेल्प से ना एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक एबीसी वस्तु है, उसमें भारत की एमआरपी है 10,000 रुपीज़, और अभी एक एक्सचेंज रेट हम लोग देखते हैं 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपीज़ और 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अगर 90 रुपीज़ है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 90 रुपीज़, तो ब्रिटेन के लोगों को ये एबीसी वस्तु कितने रुपए में पड़ेंगी वो हम लोग देखते हैं। हमने क्या देखा कि ये 10,000 डिवाइड बाय 90, 10,000 डिवाइड बाय 90 वो आया मतलब 111 रुपये, 111 रुपीज, 111 पाउंड्स। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक पाउंड की कीमत 100 रुपीज होती है तो क्या फर्क पड़ता है। वो 10,000 डिवाइड बाय 100 कितना आता है, तो फिर 100 पाउंड्स। मतलब अगर भारत से अगर कोई वस्तु भारत ब्रिटेन में कोई वस्तु निर्यात कर रहा है, और अगर भारत में उसकी वैल्यू सेम ही रहती है 10,000, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो फिर अगर 1 पाउंड में अगर 100 रुपीज़ होता है, तो फिर ब्रिटेन के लोगों को वो वस्तु सस्ती गिरेगी, और फिर सस्ती गिरेगी तो फिर ब्रिटेन के ज़्यादातर लोग वो वस्तु बाय करेंगे। मतलब भारत में एबीसी वस्तु की कीमत सेम है, पर रुपया का डिवैल्यूएशन होने से ब्रिटेन के नागरिकों को भारत से आई हुई वस्तु सस्ती लगेगी, और ब्रिटेन में ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ देश उनके करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी ब्रिटेन ईयू से बाहर होने के कारण अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग इफेक्ट दिखेगा। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर पे अलग होगा, व्हीकल सेक्टर पे अलग होगा, आईटी सेक्टर अलग, ज्वेलरी सेक्टर अलग, ऐसे अलग अलग सेक्टर पे हमें अलग अलग इफेक्ट नजर आएगा। कौन सी भी बात 100% राइट या 100% रॉन्ग नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन से दुनिया में कौन सी भी छोटी मोटी घटना के बाद उसका परिणाम हम देख सकते हैं। खास करके शेयर मार्केट पे उसका ज़्यादा परिणाम होता है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे खड़ी है, तो ब्रेक्सिट का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में इफेक्ट कर सकता है शेयर मार्केट में या फिर दूसरे की तरह चीज़ों में, बट लॉन्ग टर्म में उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा। थैंक यू।